तो स्वागत है यार आप लोग का इस नई वीडियो में। तो मेरा नाम है देवांश मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जेईई मेंस 2025 का क्या गेम प्लान होना चाहिए उन बच्चों के लिए जो अपनी क्लास 11th वेस्ट कर चुके हैं और वो जस्ट क्लास 12th में एंटर कर रहे हैं। यार ड्रॉप ईयर वालों के लिए भी हम बाद में वीडियो बना देंगे, लेकिन हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 से 12th मूविंग बच्चों के लिए स्पेशली बात करने वाले हैं। तो यार कई बार क्या होता है ना कि कई बारी क्या यार मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में जितने भी बच्चे जेईई मेंस का प्रिपरेशन या जेईई एडवांस का प्रिपरेशन या नीट का प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं ना, जैसे ही वो अपने क्लास 11th में आते हैं, वो यार छोटे से बच्चे क्लास 10th में पढ़ के आए हुए बच्चे, 10th में बेसिक एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ के आए हुए बच्चे 11th में आते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, हालत ख़राब हो जाती है, पढ़ाई नहीं हो पाती है और फिर बैकलॉग बनने लगते हैं, स्ट्रेस बनने लगता है। और छोटी सी उम्र में इंसान कितना पढ़ेगा यार, तो जाहिर सी बात है उसका एक साल बर्बाद होगा ही होगा। और हर सिनेरियो में ऐसा ही होता है कि उसका क्लास 11th बर्बाद हो जाता है। लेकिन भैया क्लास 11th बर्बाद होते ही उसका तीसरी इंद्री खुलती है और वो बोलती है कि भैया तू ये क्या किया, तूने तो पूरा क्लास 11th बर्बाद कर दिया, अब 12th बर्बाद करेगा क्या? नहीं तो नहीं करेगा, तो ये प्लान फॉलो कर ले, है ना भैया। तो भैया कुछ बातें बस तेरे को ध्यान रखनी है। देख तेरे को कुछ चीज़ की जरूरत नहीं है, बस तेरे को कुछ बातें जो तू ध्यान नहीं दे पाया था ना 11th में बचपना की वजह से, उसी बचपना को बस भूल करके कुछ बातों को अगर तू अमल कर लिया ना, तेरा क्लास 12th इंप्रूव हो जाएगा ईजिली, कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के। और आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं छोटी छोटी बातों पे बात करने वाले हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल बूस्ट होगी, इसकी मेरी गारंटी है। अगर आप इन बातों को एक साल के लिए फॉलो कर लिए ना, आपका मार्क्स बढ़ेगा टेस्ट में, क्योंकि हमें पता है मार्क्स भी नहीं आ रहे होंगे आपके एग्जाम में, है ना। तो भैया मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन अब आपका ये सवाल होगा कि क्या एक साल में जेईई निकालना पॉसिबल है? तो हाँ भैया बिल्कुल पॉसिबल है, जेईई आप निकाल सकते हो, पॉसिबल है निकालना। पहले तो इतना दिमाग में बना लो। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 11th अपना बर्बाद कर देते हैं और 12th में आके ऐसी प्रिपरेशन करते हैं कि वो एकदम डिजायर्ड रैंक, मतलब ये वो टाइम है जब आप अपनी डिजायर्ड रैंक तक पहुंच सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आप पढ़ाई करना शुरू कर दो। बस एक ही पतली सी रेखा है जो आपको इस पार रखी हुई है, एक रेखा है जो आपको अलग कर रही है पढ़ाई ना करने और पढ़ाई करने में। बस जिस दिन पढ़ाई करोगे उस दिन से आपका सारा दुख दर्द दूर, लेकिन सही डायरेक्शन में अपने को मेहनत करना है। और वो सही डायरेक्शन क्या है, आ जाओ बात करते हैं। तो भैया सबसे पहली चीज, कुछ पॉइंट्स है, ध्यान रखो, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, आप कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो अपने आसपास के लोकेलिटी में। लेकिन अगर तुम कोटा आ सकते हो तो ज़रूर कोटा आओ। आप कोटा में बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना जिसमें आपकी पर्सनल केयर हो, आपकी पर्सनल मॉनिटरिंग हो और आपकी पर्सनल हर चीज़ें मतलब अच्छे तरीके से देखभाल हो। ऐसा नहीं कि तुम पैसा दे करके और जो है तुम कहीं कोने में पड़े हुए हो, नहीं, एक अच्छा गाइड करने वाला आपके साथ होना चाहिए। उसके लिए भैया हम लोग के साथ जुड़ सकते हो, ई सरल परिवार के साथ जुड़ सकते हो आप, ये एक ऑप्शन है अगर आप कोटा आते हो तो, है ना। बाकी अगर आपको कोई भी दूसरा ऑप्शन अगर अच्छा लगता है तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। मतलब आपको बेस्ट टीचर्स के साथ जुड़ना है और बेस्ट इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना है। लेकिन अगर आपको अपने लोकेलिटी में ढूंढ रहे हो और अपने लोकेलिटी में नहीं मिल रहा तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यानी कि पहली चीज़ कि कोई ना कोई अच्छा इंस्टीट्यूट जहाँ से अच्छी पढ़ाई हो वो ज्वाइन करना है। दूसरा पॉइंट, आपको प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। भैया देखो, टाइम टेबल नहीं बनाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि टाइम टेबल एक ऐसी चीज़ है जो फॉलो नहीं हो सकती, है ना। आपको शेड्यूल बनाना है। एक शेड्यूल होता है इंसान का, जैसे आपके पापा का शेड्यूल है, सुबह उठे, ऑफिस गए, आए और पूरे 6 घंटे 7 घंटे की वर्किंग करके आए। अरे यार, आदमी अगर 8 घंटे की पूरी वर्किंग करेगा तो उसके बाद यार उसको रेस्ट चाहिए। तो पापा के आपका शेड्यूल फिक्स है, उसके बाद आके आपको लतियाएं, ये सब शेड्यूल फिक्स है पापा का आपके। उसी तरीके से आपको भी अपना रूटीन अपना शेड्यूल फिक्स करना है। बात समझ में आई कि आपको कब से कब तक पढ़ना है और कब से कब तक क्लासेस लगानी है। और याद रखना कि आपके क्लासेस के आवर 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और आपके सेल्फ स्टडीज़ के आवर 6 घंटे से कम नहीं होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो आपके शेड्यूल में ये 2 चीज़ होनी चाहिए। बाकी आप अपनी टाइमिंग कैसे भी डिवाइड कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। बात समझ में आई? और इक्वली हर सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दे रहे हो या केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दे रहे हो या मैथ को ज़्यादा टाइम दे रहे हो या जो चैप्टर आपको पसंद है उसको ज़्यादा टाइम दिए जा रहे हो, ऐसा नहीं करना। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सारे चैप्टर्स में करने हैं, सारे सब्जेक्ट्स में करने हैं, ठीक है। उसके बाद भैया 5 आवर्स फॉर लेक्चर एंड 7 आवर्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। अच्छा, उसके बाद आपको देखना ये वाला जो टाइम है ना भैया, देखना, यानी कि एक बात समझ में आ गई, प्रॉपर शेड्यूल में रहना है। लेकिन यार सर, ये तो आप 12th के लिए बता रहे हो, हमारा क्लास 11th का बैकलॉग छूट रखा है,
वो कैसे कवर होगा? बिना वो कवर हुए हमारा जेईई नहीं निकल सकता। बिल्कुल सही बात है। तो भैया आपको पता है ये वाला टाइम यूटिलाइज करना है, जो अभी जनवरी, फैब, मार्च, अप्रैल, ये अप्रैल तक ये जो 4 महीने का टाइम है, इस टाइम को आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है और इस टाइम में आपको मेजरली क्लास 11th के चैप्टर पे फोकस करना है और फिर अप्रैल के बाद से पूरा कंप्लीटेड 12th के चैप्टर पे फोकस कर सकते हो, है ना। तो भैया अभी इन 4 महीने 11th के चैप्टर पे फोकस करना है। जो आपके चैप्टर छूट रखे हैं या जो चैप्टर आपको लग रहे हैं वीक हैं, अगर जो चैप्टर्स बिल्कुल ही छूट रखे हैं तो उनके आपको डेली लेक्चर्स देखने हैं और फिर उसके बाद उनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। लेकिन ये काम आपको सिर्फ मार्च से लेकर के अप्रैल तक के बीच में करनी है और इस टाइम फेज में, इस 3 महीने के फेज में आप मैक्सिमम चीज़ें क्लास 11th की खत्म कर रहे होगे। लेकिन आपको ये बात ध्यान देना है कि इन 3 महीनों में आपको 5 घंटे लेक्चर देखने, जो 3rd पॉइंट में मेंशन है, और 7 घंटे क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो लेक्चर देखते रह जाओगे तो आपको एक सूडो फीलिंग आएगी कि आपका सब कुछ कंप्लीट हो रहा है, लेकिन यार आपको एग्जाम में कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपके मार्क्स नहीं आने वाले, आपसे सवाल बनेंगे ही नहीं। तो 5 घंटे फॉर लेक्चर्स एंड 7 आवर फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि भैया ये जो हमारे पास 3-4 महीने हैं, जनवरी से लेके मार्च अप्रैल तक का, उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्विंग जो करनी है वो पीवाईक्यूज की क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि पीवाईक्यू की क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा सवाल कैसे पूछते हैं एग्जाम में, तो आप चिल आउट होकर क्वेश्चन भी सॉल्विंग हो जाएगी और पीवाईक्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें कम टाइम में एक ज़्यादा आउटपुट निकालने की कहीं ना कहीं कोशिश करनी है इन 3 से 4 महीनों में। और उसके बाद तो फिर अप्रैल के बाद से तो आपको अपने 12th के चैप्टर्स पे आना ही आना है, ठीक है भैया। अच्छा, फिर उसके बाद है भैया यूटिलाइज जनवरी, फैब, मार्च, ये जो 4 महीने 3 महीने हैं आपके पास, इनको यूटिलाइज करना। और ये जो ऊपर की कहानी लिखी हुई है 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट और 4th पॉइंट, ये जैन, फैब, मार्च के लिए ही लिखी हुई है। बात समझ में आई? उसके बाद लिखा हुआ है आफ्टर मार्च, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन 12th सिलेबस एंड रिमेनिंग टाइम टू 11th चैप्टर। बात समझ में आई? पहले जैसे ही आपका 12th का सिलेबस शुरू होगा, आपको 12th के चैप्टर्स पे फोकस करना है। कहीं ये नहीं होना चाहिए कि 11th का बैकलॉग कंप्लीट करने के चक्कर में 12th का बैकलॉग बना लिए। तो पहले आपका 12th का कहानी जब कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मान लो आप सुबह क्लासेस लगा के आए या इवनिंग में, आफ्टरनून में क्लासेस लगाए, उसके बाद घर आए, जो क्लास 12th का सब्जेक्ट पढ़ाया गया उसके ऊपर आके अच्छे से क्वेश्चन सॉल्विंग किए और आपके पास 1-2 घंटे अगर बच गए तो उसमें आपको जो क्लास 11th का चीज़ें छूट रखी हैं उनको कंप्लीट करना है। लेकिन आप एक बात सोच के देखो, अगर आप जनवरी, फैब, मार्च या और अप्रैल, अगर ये 4 महीने अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो आपका मैक्सिमम पोर्शन ऑफ क्लास 11th खत्म हो चुका होगा। कुछ चीज़ें बची होंगी जो कि आप संडे वगैरह को या छुट्टियां जब पढ़ेंगे क्लास 12th में छुट्टियां वगैरह जो पढ़ेंगी उनको यूटिलाइज करके कर सकते हो भैया। इतना समय है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा। एक एक दिन अगर 1-1 घंटे भी दोगे ना, तब भी 3-4 महीने बाद, अप्रैल के बाद भी 3-4 महीने बाद 12th का पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाएगा। और सोच के देखो, संडे को आराम से 6 से 7 घंटे बैठ के पढ़ सकते हो। बस पढ़ना शुरू तो करो। पढ़ना शुरू ही नहीं करते हो यार, क्या गुंडा बनेगा? आजा देख, आगे देख। अब देख, कुछ ध्यान रखने वाली बात है। ये तो पॉइंट है जो आपको फॉलो करना है, लेकिन इन पॉइंट्स को फॉलो करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या देखना सुनना? पहले भैया आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी तक वही नहीं कर रहे थे, अब कर दो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इफेक्टिव क्वेश्चन सॉल्विंग करो, क्योंकि आपको पता है कि आप इफेक्टिव क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करते हो। आप तुरंत आंसर में झांक देते हो, सॉल्यूशन देखने लग जाते हो कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। फाइट लेते ही नहीं हो। फाइट नहीं लोगे तो आपका दिमाग ग्रो ही नहीं होगा, आपसे क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच ही नहीं क्लियर हो पाएगा दिमाग में अगर सवालों पर फाइट नहीं लोगे। और एग्जाम में भी वो चीज़ नहीं दिखेगी, और एग्जाम में नहीं दिखेगी तो मार्क्स ही नहीं आएगा और मैटर क्लोज हो जाएगा। तो भैया इफेक्टिव क्वेश्चन सॉल्विंग करो, ठीक है। 3rd पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक मटेरियल को मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है। याद रखना, ये नहीं कि 50 मटेरियल लेके रगड़ दिए, नहीं, रगड़ ही नहीं पाओगे। 50 मटेरियल लेके सर दर्द होगा। आपको कोशिश करना है कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज लो, जैसे पीवाईक्यूज उठा सकते हो, अपने कोचिंग की शीट उठा सकते हो, जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज उठा सकते हो, HC वर्मा की बुक उठा सकते हो अगर फिजिक्स सॉल्व कर रहे हो, सिंगेज की बुक उठा सकते हो अगर मैथ सॉल्व कर रहे हो, और RC मुखर्जी उठा सकते हो अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो। या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपकी शीट पीवाईक्यू इनफ है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आपकी शीट पीवाईक्यू इनफ है। बस इतनी चीज़ें अगर आप बहुत बार सॉल्व कर दो ना, मल्टीपल टाइम सॉल्व कर दो, आपका काम हो जाएगा। आपको 50 चीज़ों पे भागने की जरूरत नहीं है भैया, जो खाओ वो पचाओ, बात खत्म। बात समझ में आई? उसके बाद बोला है वीक में 1-2 डेज। हाँ भैया, एक बात याद रखनी है, कई बच्चों को ये लगता है ना सर आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो एक बात बताएं, वीक में ना 1-2 दिन ऐसा होता है जब आपका पढ़ने का मन नहीं करता है। बात समझ में आई? तो उस दिन को आपको आइडेंटिफाई करना है कि यार आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। उस दिन ये नहीं कि आपको पढ़ना ही नहीं है,
कोशिश करना है कि उस दिन, जिस दिन मन नहीं कर रहा है, उस दिन भी कुछ घंटे अगर खिंच जाएं तो क्या मजे की बात हो जाए। बात समझ में आई। और हफ्ते में चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो गधवा तो खैर डेली, लेकिन अगर वो टॉपर बच्चा भी है, अगर तू टॉपर बच्चा भी है, तो हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा आता है जब आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, या आपसे पढ़ाई नहीं हो पाती है, या आपका जो शेड्यूल है वो फॉलो नहीं हो पाता, ऐसा दिन आता है। लेकिन उस शेड्यूल में आप पता है क्या गलती करते हो, उस चीज़ में भी आप गलती ये करते हो, यार सुबह पूरे दिन पढ़ाई नहीं हो पाई, पूरे दिन पढ़ाई नहीं हो पाई करके जो टाइम होता है वो भी किल कर देते हो। अगर नहीं हो पाई पढ़ाई कोई बात नहीं, आपको ये आपके दिमाग को ये बात पता होना चाहिए कि हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा होता है, लेकिन जो टाइम बचा है उसमें अगर 1-2 घंटा निकाल दिए ना, तो हमारे कॉन्फिडेंस को एक बूस्ट मिलेगा कि भैया कि हम पूरे दिन नहीं पढ़ने वाले थे, बट फिर भी 1-2 घंटा पढ़ लिए, काम हो गया। बात समझ में आई। उसमें भी यूटिलाइज करने की कुछ ना कुछ कोशिश करनी है, ठीक है। उसके बाद भैया शॉर्ट नोट्स टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो, है ना भैया। पुराने चीज़ों को नहीं भूलना है, और पुराने चीज़ों को नहीं भूलने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना, फॉर्मुलेज रिवाइज करना। फॉर्मुलेज रिवाइज करके आप अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर सकते हो कि अच्छा इस कॉन्सेप्ट में सर ने ये बताया था, ये बताया था, ये बताया था, ये बताया था। और उसके ऊपर छोटे से 30 सवाल लेकर के एक टेस्ट भी दे सकते हो। और वो 30 सवाल कहाँ से होने चाहिए, जो मॉड्यूल तुम पहले सॉल्व करके रखे थे ना, उन्हीं मॉड्यूल्स में से अच्छे सवाल 30 सवाल उठा के कर लो। वो चैप्टर भी आपका रिवाइज हो गया। और सोच के देखो 30 सवाल सॉल्व करने में 1 घंटे के मुश्किल से मुश्किल लगेगा, है ना। और उन मटेरियल के ऊपर जो आप पहले सॉल्व कर रखे हो, तो 1 घंटे में आप आराम से 30 सवाल सॉल्व कर सकते हो। और इतना स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जेईई मेंस के एग्जाम में आपको 1 घंटे में 25 सवाल सॉल्व करने होंगे। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन एक लेवल ऊपर रखनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। तो सोच के देखो, आपको वो चैप्टर भी रिवाइज हो गया और शॉर्ट नोट से आपके फॉर्मुले भी याद हो गए। तो टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना, बस ये बात कहना चाह रहे हैं। उसके बाद भैया टेस्ट, हाँ भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है छठवां वाला, कि साला टेस्ट में मार्क्स आते ही नहीं है और बच्चे फिर भी प्रिपरेशन करते रहते हैं, और ये फोकस नहीं करते कि उनका टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ेगा। अबे पागल हो क्या, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो उसमें फोकस करो ना कि टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहा है, उसको सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो। अबे टेस्ट में मार्क्स लाओगे तभी तो फाइनल डे पे तुम्हारा मार्क्स आएगा। तो अगर आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं ना, तो फोकस करो कि वो बढ़ें, क्योंकि फाइनल डे पे भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे अगर यही रहा तो, यही फ्लो बना रहा तो। बात समझ में आई। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे जिनके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, लेकिन भैया उन बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है कि यार मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे तो मेरे फाइनल डे पे मार्क्स क्यों आएंगे। अगर वो स्ट्रेस नहीं पड़ता तो शायद वो और अच्छा इंप्रूव करते। बात समझ में आई। तो आपको वो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आज से ही कॉन्फिडेंस अपना ऊपर रखो, अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स लाओ जो आप टेस्ट दे रहे हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट में या जहाँ भी टेस्ट दे रहे हो, ठीक है भैया। तो भैया इतनी सारी चीज़ें ध्यान रख के अगर आप प्रिपरेशन करोगे, ये जितने भी पॉइंट हम आपको बताए हैं, हम गारंटी दे रहे हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका मई जून जुलाई जाते जाते आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्लास 11th का। और उसके बाद आप 12th की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होगे और एक अलग कॉन्फिडेंस से प्रिपरेशन कर रहे होगे, इस बात की मेरी गारंटी है। बात समझ में आ रही है। तो ध्यान रखना तुम लोग, ये जो पूरी बातें बताए हैं वो सारे एक एक पॉइंट को फॉलो करना शुरू करो, कल से ही फॉलो करना शुरू कर दो और देखना तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट जरूर दिखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कमेंट में नीचे कमेंट करो कि आपका और क्या प्रॉब्लम है, हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए। बात समझ में आ रही है। और पढ़ते रहो और फैला दो। बाय, ध्यान रखना, ठीक है। मम्मी पापा का भी ध्यान रखना, और कभी ज़्यादा टेंशन हुआ करे मम्मी पापा से बात किया करो, ठीक है। बाय, ध्यान रखो।